हिंदुस्तान का इतिहास कई बार हमें गर्व करने का मौका देता है, तो कई बार ऐसे जख्म भी देता है जिसको पढ़ने मात्र से हम सोचने को विवश हो जाते हैं कि क्या कुछ ऐसी बातें रहीं जिसको छिपाने के कई बार प्रयास किए गए, और जब जब वो पन्ने खुलते हैं तब तब कड़वी हकीकत के साथ विवाद भी लेकर आते हैं। और लगातार नए नए विवादों को जन्म देने वाले एक ऐसे इस देश की शख्सियत और फिल्म मेकर हमारे साथ हैं जिन्होंने कश्मीर फाइल्स के जरिए एक साहसी प्रयास किया, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगे कि मौजूदा वक्त में वो देश को बांट देना चाहते हैं। और अब द कश्मीर फाइल्स के जरिए वो देश के सामने हैं, लेकिन आपको बताते चले रिलीज के पहले ये फिल्म विवादों में रही। पश्चिम बंगाल में ये शूट करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। लेकिन वास्तव में जब इस फिल्म के कुछ हिस्से आपकी आंखों से गुजरेंगे तो आप सोचने को विवश हो जाएंगे कि क्या वास्तव में देश में कभी ऐसा भी हुआ है। गांधी जी को भी क्या इस फिल्म के जरिए नए तरीके से देश और दुनिया के सामने रखने की कोशिश की गई है। हिंदुस्तान में आने के पहले दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जाकर, खासतौर से अमेरिका में, आपने जेन ज़ी के सामने इस फिल्म का प्रस्तुतिकरण किया। अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन देश इस समय इसको लेकर दो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। विवेक रंजन अग्निहोत्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बस ठीक ठाक हूँ चित्रा, इतना भी ठीक नहीं हूँ लेकिन ठीक हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। एक और क्रांतिकारी फिल्म लेकर आप देश के सामने हैं। क्या है इस फिल्म में जो रिलीज के पहले ही इतने सारे विवाद अपने साथ लेकर आगे बढ़ रही है? अब देखिए, विवाद तो जो लोग खड़े करते हैं वो बताएं क्यों खड़े करते हैं, लेकिन सबसे विवादित चीज़ दुनिया में है वो है सत्य। जब सत्य आता है तो लोग विवाद खड़ा करते हैं। तो समस्या ये थी कि जब हम कश्मीर फाइल्स का रिसर्च कर रहे थे तो मैं इतना सोशो पॉलिटिकली अवेयर हूँ, आप भी हैं, लेकिन मैं कलकत्ता एक स्पीच देने गया था नेशनल म्यूज़ियम में, और जब मैंने डायरेक्ट एक्शन डे की बात करी तो वहाँ सारे यंग लड़के लड़कियाँ थे, उनको पता भी नहीं था। बंगाल में दो चार इक्का दुक्का हाथ उठे, उन्हें नोआखली जेनोसाइड के बारे में नहीं पता था। तीसरी बात, उनको ये भी नहीं पता था कि बंगाल विश्व की एकमात्र ऐसी स्टेट है जिसका 3 बार विभाजन हुआ है। 1905 में हुआ हिंदू बंगाल मुस्लिम बंगाल, फिर 1947 में हुआ, और 1971 में कल्चरल डिवाइड हो गया। जो एक कल्चरली बंगाल हुआ करता था, फिर वो धीरे धीरे, और अब तो इस्लामिक बंगाल हो गया वो पूरा। तो मैं ये सोचने पे विवश हुआ, मैंने कहा कि क्या दुनिया में कोई ऐसा जीव बच्चा मिलेगा जिसको होलोकॉस्ट के बारे में नहीं पता? क्या कोई ऐसा ब्लैक बच्चा मिलेगा जिसको स्लेवरी के बारे में नहीं पता? या कोई जैपनीज बच्चा मिलेगा जिसको हिरोशिमा नागासाकी नहीं पता? या रुवांडा का कोई बच्चा मिलेगा जिसको रुवांडन जेनोसाइड के बारे में नहीं पता? तो क्या कारण है कि विश्व की सबसे बड़ा नरसंहार, जिसको सबसे कम टाइम में सबसे बड़ा जेनोसाइड माना जाता है, हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे में, 2 दिन के अंदर 40,000 लोगों की लाशें बिछ गई थी, उसके बारे में मेरे बेटे को क्यों नहीं पता है, बाकी जनरेशन को क्यों नहीं पता है? तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये जान के। तो हमने उस पर रिसर्च करना चालू किया, और मैं दिल से फिल्में बनाता हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि ये सत्य लोगों के सामने इसलिए आना चाहिए कि आप अगर चैट जीपीटी करें तो विश्व के मानवता का इतिहास 5000 वर्ष का है, जहाँ भाषा बनी, कला बनी। 5000 साल में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित और सबसे ज़्यादा एनस्लेव्ड, मतलब गुलामी करने वाली एक कम्युनिटी जो है, जिसकी पूरी सभ्यता को दंडित और खंडित किया गया, वो एकमात्र हिंदू सोसाइटी है। कई लोग को बुरा लगता है ये सुन के, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र ही था, हिंदू ही रहते थे यहाँ पे। तो बाद में 1200 साल सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कंटिन्यूसली हमारी सोसाइटी है। लेकिन हमें कभी मौका ही नहीं मिला अपना पेन, अपना ट्रॉमा एक्सप्रेस करने का। ब्लैक्स अपना ट्रॉमा एक्सप्रेस करते हैं, ज्यूज करते हैं, जापानीज लोग करते हैं, महिलाएं करती हैं, दलित लोग करते हैं, पर हिंदू सोसाइटी को मौका ही नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म जो है, बहुत सारे लोगों की आवाज़ है, मेरे माध्यम से ये आवाज़ आएगी, तो एक जनरेशनल ट्रॉमा को जब हम एक्नॉलेज करेंगे तो यहाँ से हीलिंग चालू होगी। लेकिन आप जिस आवाज़ को बुलंद करने की बात कर रहे हैं, क्या वो हिंदू मुसलमान डिवाइड नहीं करेगी? नहीं, क्यों? मैं फिल्म कैसे करेगी? हिंदू मुस्लिम डिवाइड है, इसलिए तो फिल्म बना रहा हूँ। डिवाइड है, ऑफ कोर्स है। पार्टीशन क्यों हुआ? मैं यहीं बड़ा हुआ हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखा है बम्बई में अटैक क्यों हुए थे 11, मैं बम्बई में रहता हूँ, वहाँ 11 वो क्यों फटे थे बम, क्यों वहाँ पे ताज होटल पे और वीटी पे अटैक हुआ था। पहलगांव में तो मैंने नहीं किया, पहलगांव में तो अभी हुआ है। पहले सब सोचते थे कश्मीरी पंडितों का प्रॉब्लम है, मेरी फिल्म आने के बाद भी लोग कहते थे कश्मीरी पंडितों की कहानी है, और पल्लवी मेरी वाइफ हमेशा कहती थी नहीं, ये भारत की कहानी है।
और ये भारतीयों की कहानी है, किसी ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। अभी जब मारा गया पहलगाम में तो उनमें कोई भी कश्मीरी पंडित नहीं मरा, मरने वाले गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कई कर्नाटक के थे जो भारतीय लोग थे, और पूछ कर मारा गया, और पूछ के मारा गया। बिल्कुल। तो ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड तो मैं नहीं क्रिएट करता हूँ। बंगाल में आप जाइए, आपकी आंखों के सामने हिंदू मुस्लिम डिवाइड है। मेरी फिल्म में डायलॉग है, यहाँ 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं और जो सत्य है। ये बात बिल्कुल सही है, और हमने हाल ही में संसद में भी देखा था कि पहलगाम हमले को लेकर जब कहा गया कि मारे गए लोग भारतीय हैं, तो ये सवाल पूछा गया कि उनको हिंदू कहने में आखिर किस बात की तकलीफ होती है जब पूछ पूछ कर मारा गया कि क्या आप हिंदू हैं या फिर नहीं। आपने पल्लवी जी का जिक्र किया, हमने देखा है द बंगाल फाइल्स में, हालांकि उनकी बहुत छोटी सी झलक अभी सामने आई है, कमाल का रोल किया, मैं उस पर आऊंगी। लेकिन उसके पहले पश्चिम बंगाल में आपकी फिल्म को लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोका गया, हमने वो तस्वीरें भी देखी, जगह जगह वहां पर लोग बहुत बटे हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ये फिल्म वहीं पर केंद्रित है। ऐसा क्यों है? यहाँ ये थोड़ी दर्द और पीड़ा की बात है, मैं दिल से आपको बताना चाहता हूँ। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों ने, देखिए कोई गुंडे आए फिल्म को रोक दे, मैं समझ सकता हूँ। कोई कम्युनिटी के दल होते हैं, हमारे यहाँ तरह तरह के दल होते हैं, वो रोक देते हैं। कई फिल्मों पे अटैक हुए हैं, बंसाली साहब की फिल्म पे हुआ था, तब हमने बीच बचाव किया था। मैं ये समझ सकता हूँ, किसी को भाषा से ऐतराज है, इतनी बड़ी कंट्री में ये संभव है। लेकिन जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है, संविधान की ओथ ली है कि वी द पीपल ऑफ भारत, जो हम और आप हैं, हम लोगों की फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करने की और हम लोगों की जान की रक्षा करने की कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ ली है, और इतने सारे लोगों ने वोट दे के उनको भेजा है हमारी रक्षा करने के लिए, उनको इस लायक समझा है। वही लोग जब आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को अटैक करें, एज आर्टिस्ट, एज कलाकार, हम उनकी स्टेट में गए थे, हमारा प्रोटेक्शन करना उनका दायित्व है। विश्व का इतिहास राजा महाराजा हमेशा करते आए हैं, और सरकार का ये है, जब सरकार ही रोकने पे आ जाए फिल्म को बिना देखे, उन्हें पता भी नहीं क्या है। और जबकि सीबीएफसी लोग समझते नहीं है, लेकिन सीबीएफसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राष्ट्रपति के आदेश से बनी हुई, और राष्ट्रपति के ही आदेश से मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, दोनों ही राष्ट्रपति के अधीन काम कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति के आदेश से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो सीबीएफसी ने अप्रूव किया जिस फिल्म को, उसके ट्रेलर को बंद करने के लिए पुलिस को अगर भेजते हैं, वो भी एक प्राइवेट होटल में जहां सब कुछ सैंक्शनड है, बिल्कुल। तो मेरा यह कहना है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर हम किस प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं? मैं सुरक्षित ही नहीं अगर हूं तो कैसे होगा? जैसे आपको अभी बताता हूं, अभी मैं यहां आया इसलिए थोड़ा सा टेंस हूं कि अभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का फ़ोन आया मेरे को, गाड़ी में आ रहा था, उन्होंने बोला विवेक जी, बंगाल का डिस्ट्रीब्यूटर ये कह रहा है कि ये फिल्म अगर बंगाल में रिलीज़ होगी तो ऐसा इतिहास रचेगी जिसको लेके हर बंगाली गर्व करेगा, क्योंकि बंगाल के गौरव की बात है, रेनेसांस की बात है। लेकिन थिएटर वाले कह रहे हैं कि हम रिलीज़ नहीं कर पाएंगे, हम डरते हैं। मैंने किससे डरते हैं? कहते हैं भाई आप तो जानते ही हैं किससे डरते हैं। मैं बहुत दुखी हूं इस बात को लेके, और मैं अपील कर रहा हूं, मैं ममता जी से भी अपील कर रहा हूं हाथ जोड़ के। वो अगर दीदी बोलते हैं तो मेरी भी दीदी है, मैं उनसे कहता हूं आप मुख्यमंत्री हैं, बंगाल पे बनी फिल्म अगर बंगाल में नहीं रिलीज होगी, बंगाल के महान लोग जिन्होंने अपनी जान दी है, अपना सेक्रीफाइस किया है, उस टैगोर की भूमि पे, उस सत्यजीत रे की भूमि पे, श्री औरबिंदो को, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की भूमि में, अगर वहां पे ये फिल्म नहीं रिलीज होगी बंगाल के सत्य के बारे में, जितना बलिदान बंगाल ने दिया है उतना किसी ने नहीं दिया है। लेकिन उसमें इतनी कड़वी सच्चाई है ना, जिसको एक समाज के तौर पर या देश के तौर पर हमने कभी स्वीकार नहीं किया है। इतने लोग मारे गए, मुसलमान और हिंदुओं के बीच किस तरह का डिवाइड हुआ, और शायद वो घटना नहीं होती तो देश का बंटवारा भी नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। आपने जो अपने फिल्म में भी दिखाने की कोशिश की है। अभी आपने कहा जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, और वहीं दूसरी तरफ आप कहते हैं ममता बनर्जी को सभी दीदी कहते हैं, वो मेरी भी दीदी हैं, तो फिर वही आपके लिए रक्षक भक्षक वाले शब्द का इस्तेमाल उन्हीं के लिए कर रहे हैं। और फिर दीदी और दीदी को लेकर हमने हालांकि देखा है कि कितनी पॉलिटिक्स भी हुई है बंगाल में। आपको लग रहा है ममता बनर्जी को क्या दिक्कत हो सकती है किसी फिल्म से? देखिए, मुझे 2 बातें लोगों ने बताई। अब ये कोई कंफर्म, मुझे लोगों ने बोला, जो जिन लोगों ने रोका उन्हीं में से कुछ लोगों ने बोला। लोग ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सारी बातें करते हैं सरकारी लोग, तो उन्होंने बोला सर हम तो ये फिल्म देखना चाहते हैं पर हमारी मजबूरी है कि हमको आपको रोकना पड़ रहा है। मैंने कहा इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो ट्रेलर है भाई, फिल्म नहीं है। कहते हैं इसमें जो आपने लिखा है हिंदू जेनोसाइड, उससे, और जो आपने इलीगल इमिग्रेंट्स की बात इसमें करी है उससे विचलित हैं कुछ लोग, तो इसलिए इसको उन्होंने रोका है। अब सवाल ये है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स की बात है, तो हमने फिल्म लास्ट ईयर शूट की थी, और ये 30% थ्योरी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक विदेश में पनपी थी ये थ्योरी,
और पूरा विश्व मानता है, यूरोप में लोग परेशान हैं, अमेरिका में वही मुद्दा चल रहा है आज की तारीख में, और कोई डिनाई नहीं कर सकता, मैंने तो आंखों से देखा हुआ है। ये फिल्म जो है चित्रा जी, ये उस वक्त के जो सर्वाइवर्स हैं, अब 100 साल 102 साल के हैं, हमने उनको त्रिपुरा में, असम में, कहाँ कहाँ से ढूंढ के निकाला। कई लोगों को डिमेंशिया हो गया, कईयों को तो उठा के किसी तरह बैठालते थे। 3 घंटे हम कैमरा लगाते थे, उसमें मुश्किल से 2-3 मिनट कुछ 10 शब्द उनके मुंह से निकल पाते थे, पर उनके पास फोटोज़ भी थी, मेमोरी थी। कई लोगों ने हमें बताया। आप महिलाएं, मैं बोलूँगा नहीं, आपका दिल टूट जाएगा सुन के कि क्या क्या हुआ है। और जो मीट शॉप, जो बुचर मार्केट था वहाँ पे, मीट शॉप में नग्न महिलाओं को जहाँ से बकरे लटकते उन खूंटों पे लटकाया गया था। ट्रक भर के, आज फिल्म में मैंने दिखाया, उसकी बिंदी पोंछ देता है जूते से। ये सत्य है, घटना है। तो ऐसा नहीं है कि हमने बच्चों को उबले पानी में डाल दिया। उबले पानी में छोटे बच्चों को डाल दिया गया है। यानी मैं आपको कैसे बताऊं, ये औरतों के प्राइवेट पार्ट में सरिये डालते हैं, इसकी शुरुआत डायरेक्ट एक्शन डे से ही हुई है। ये पहली बार वहीं पे हुआ थी ये घटना है। और ये जिन्ना के आदेश पर किया गया। ये जिन्ना और सुहरावर्दी के, खास तौर पे सुहरावर्दी जिसको बुचर ऑफ बंगाल बोलते हैं। और कितने अफसोस की बात है कि वहाँ पे सुहरावर्दी एवेन्यू नाम से एक जगह है कलकत्ता में। मैं तो कह रहा हूँ उसका नाम बदल के गोपाल मुखर्जी एवेन्यू रख दो या विवेकानंद एवेन्यू रख दो, कुछ भी रख दो, पर वो नाम नहीं होना चाहिए। और देश की आज़ादी के ठीक पहले उसको छोड़ भी दिया गया था इस पूरे मामले में, वो भी हमने देखा। आपने अपने सोशल मीडिया के जरिए उसको शेयर किया है। लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल को लेकर ये फिल्म बनाई गई है और उसमें यह दिखाया गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने किस तरह से हिंदुओं का नरसंहार किया था और कई कई दिनों तक लाशें पड़ी रहीं, क्योंकि लाश उठाने वाले लोग भी वहां पर नहीं बचे थे। तो जब आप इस तरह का पिक्चराइजेशन करेंगे, मैंने देखा है कि एक एक फिल्म या उसके एक एक सीन वो अंदर तक बहुत चुभ जाते हैं। तो जब इस तरह की तस्वीर सामने आएगी तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि ये फिल्म मौजूदा वक्त में, जब देश में शांति है, तो लाने की क्या जरूरत है? क्योंकि इसको देखकर एक समुदाय ऐसा है जिसकी भावनाएं भड़क सकती हैं और उसके इल्जाम सीधे आपके ऊपर लगेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत फहमी है, बिल्कुल। और ये कहना कि हर मुसलमान जो है वो ऐसा है, ये भी मैं नहीं मानता हूँ। एक बैंक में काम जो करता है, एक टीचर जो है, वो थोड़ी ये चाहता है, राइट? ये तो मुस्लिम लीग ने उस वक्त किया था। और आज जो लोग रोक रहे हैं, वो जो रोकने वाले लोग में बंगाली हो ही नहीं सकते, कोई बंगाली रोक ही नहीं सकता, अन्यथा कि वो किसी मुस्लिम लीग की थिंकिंग को फॉलो करता। क्यों रोकेगा भाई? देखिए, डायरेक्ट एक्शन डे जो है, ये प्रॉब्लम ये था कि पार्टीशन होगा नहीं होगा, इसको लेके विवाद चल रहा था। जिन्ना ने एक लास्ट मोहरा खेला, उसने कहा डायरेक्ट एक्शन डे पूरे इंडिया में करते हैं, और बंगाल को उसका लेबोरेटरी प्रयोगशाला बनाया गया। सुहरावर्दी ने 2 दिन के लिए सारे पुलिस थानों में चेंज कर दिया और 24 थानों में से 22 में मुस्लिम इंस्पेक्टर लगा दिए और 2 में एंग्लो इंडियन कर दिए। और वो जिन्ना का राइट हैंड था। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल था, मेन आदमी था। बिल्कुल। और पूरे लीफलेट पैम्फलेट, ये देखिए मेरे पास तो एक एक पेज है, सारे पैम्फलेट छपे थे, कैसे मारना है, क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो जो आपने 18,000 पन्नों की भी कुछ रिपोर्ट तैयार की है, जी हाँ, कुछ फाइल तैयार की है। इसकी पूरा 5 साल रिसर्च चला। उसकी जो समरी है वो अकेली 18,000 पेज की है। ये तो हमने सीबीएफसी के लिए एक एक सीन का बनाया था। ये मेरे पास 18,000 पन्नों का। मैं इसके पहले कि आप इसके कुछ पन्ने अपनी फाइल खोलें, मैं चाहूंगी कि आपने रिसर्च के लिए कितना वक्त दिया, क्योंकि लोग आपसे पूछेंगे कि इसमें बहुत सारे मसाला डालने के लिए ये विवेक अग्निहोत्री की दिमाग की उपज हो सकती है, जो खुद से पिक्चर को हिट कराने का फॉर्मूला लेकर वो आ गया हूं। देखिए, मैं कुछ बोलूंगा तो लोग कहेंगे मैं बोल रहा हूं। सीबीएफसी एक भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसमें नॉर्मली फिल्म एग्जामिनिंग कमेटी होती है, उससे अप्रूव हो जाती है, नहीं होती है। हमारी फिल्म की एग्जामिनिंग कमेटी जरूरत से ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि उसमें तरह तरह के इतिहासकार बुलाए गए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के प्रोफेसर्स थे, कुछ हिस्ट्री, बड़े सारे एक्सपर्ट्स थे। एक एक शॉट, एक एक वर्ड को लेके बहस हुई उस पर। उसके बाद वो रिवाइजिंग कमेटी में गई। ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर रिवाइजिंग कमेटी में गई जस्ट टू एंश्योर। मैंने ही बोला कि आप इसको लेके जाओ, कल को कोई कश्मीर फाइल से वक्त में थोड़ा नाइव था, तो मैं, लोगों ने बोला, पर इस बार मैं तैयार होके आया हूं। एक एक शॉट, एक एक शब्द मैं वर्ल्ड के किसी भी हिस्टोरियन को चैलेंज करता हूं कि इसमें बता दे क्या गलत है। जो गांधी जी बोलते हैं वो गांधी जी ने खुद लिखा है अपने पेपर में, अपनी जुबान से। जो आदमी जो बोल रहा है उसकी जुबान से बोली हुई बात है, इसके रिकॉर्डेड है। दूसरी बात यह है कि ये जो फिल्म है, आपको मजे की बात ये बताता हूं, इसका रिसर्च कितना डीप है, मैं आपको लोगों को ये बताना चाहता हूं। हमने ये फिल्म अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पिछले साल शूट की बंबई में, क्योंकि बंगाल में मेरे को अलाउड नहीं था।
सेट लगा के। क्यों परमिशन आपको बंगाल में नहीं मिली? नहीं, बस वो है उनका प्रॉब्लम। उनको ये लगता है कि मैं शायद हिंदू हिस्ट्री बताना चाहता हूँ और या बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हाँ, मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ तो और मान भी रहे हैं आपके यहाँ मैं मोदी तो पर मेरी हाँ, तो उसमें कौन सी बुरी बात है? राष्ट्र के प्रधानमंत्री को सपोर्ट करना कब से गुनाह हो गया? यानी कितने फिल्म मेकर्स हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू को सपोर्ट करते थे, मनोज कुमार जी इंदिरा गांधी को करते थे, अमिताभ बच्चन साहब राजीव गांधी जी को करते थे। उसमें कब से ये गुनाह हो गया अपने राष्ट्र के प्रधानमंत्री को सपोर्ट करना? और जो लोग सपोर्ट नहीं करते थे उनको बैन भी कर दिया जाता था। हाँ? किशोर दा के गाने बैन हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मजरूर सुल्तानपुरी को नेहरू जी ने जेल में डाल दिया था और उनको उत्पल दत्त जी को कांग्रेस की सरकार ने बंगाल में जेल में डाल दिया था। और अभी मेरी फिल्म के साथ जो हुआ आपने देखा ही है। तो और अरे जो एक्टर्स टीएमसी के मेंबर थे वो मेरी फिल्म में काम कर रहे हैं। सौरभ दास वो टीएमसी का मेंबर था, मेरी फिल्म में उसने काम किया। गोपाल मुखर्जी का रोल कर रहा है, गोपाल पाठक का। जैसे ही उसने रोल किया उसको उससे निकाल दिया। मेरे दूसरे एक्टर्स नाम नहीं लूँगा लेकिन वो बेचारे कहीं छुप के गए हैं, उनको मजबूरी है। एनीवे तो उस बात में नहीं घुसते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये और आपके दर्शकों को सुन के बहुत अच्छा लगेगा, हमने अक्टूबर से दिसंबर के बीच में फिल्म शूट करी। तो जो मॉडर्न टाइम है, आज का वक्त है, वो हम कलकत्ता में शूट करने वाले थे। तो लिखा था पुलिस स्टेशन पे, कोलकाता के पुलिस स्टेशन। 2 दिन पहले मैं गया, मैंने कहा नहीं यार, कोलकाता में ये नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है डेमोग्राफी चेंज का, ये 24 परगना का, इसका नाम चेंज करके मुर्शिदाबाद करो। मेरे असिस्टेंट्स ने बोला अरे सर कोई समझेगा नहीं, मुर्शिदाबाद लोग समझेंगे यूपी में है या बिहार में है। अरे मैंने कहा ऐसा थोड़ी है, लोग रिसर्च करेंगे, इसको मुर्शिदाबाद करो। हमने मुर्शिदाबाद में शूट किया। चित्रा जी, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं ये प्रोफेटिक है, जो हमने शूट किया एग्जैक्टली जिस तरह से राइट्स हमने शूट करी, जो हमने वहां से एक्सोडस दिखाया हिंदू, जो हमने हेडलाइंस पेपर की फिल्म में फेक हेडलाइंस छापी, क्योंकि मॉडर्न टाइम का कुछ जो है वो इंस्पायर्ड है, वो रियल नहीं, पास्ट पूरा एक एक वर्ड रियल है। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने नवंबर दिसंबर में लास्ट ईयर शूट किया और इस साल अप्रैल 2025 में फिल्म शूट करने के 6 महीने बाद में एग्जैक्टली वही हुआ। कुछ भी मिर्च मसाला इसमें अलग से नहीं डाला कुछ है आपने, नहीं, कुछ तड़का लगाने के लिए कि फिल्म को वही हिट हुआ। करना तो है। मतलब हम समझते हैं वहां क्या हो रहा है। और मैं आज ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं, अगर बंगाल कश्मीर बनता जा रहा है, क्योंकि वही टैक्टिक्स, वही स्ट्रेटेजी वहां यूज हो रही है। और अगर बंगाल ये फिल्म इतना अवेयर करेगी लोगों को, ये भारतीयों को जोड़ेगी, हिंदू मुस्लिम दोनों को जोड़ेगी ये। अगर हमने भारत की सुरक्षा के लिए कसम नहीं खाई, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब लोगों ने, तो बंगाल का भी वही हाल होगा जो कश्मीर का हुआ था। और वहाँ पे एक बार फिर से ये इलाका अलग करो, इस बात की मांग उठेगी, क्योंकि बंगाल के बगल में जो बांग्लादेश है अब वो पूरी तरह से रेडिकलाइज हो चुका है। और जो बच्चे अभी सिर्फ बम बनाते थे इस एरिया में, बॉर्डर पे छोटे छोटे बच्चे, वो अब वहाँ जा के ट्रेन होकर टेररिस्ट बन के आएंगे। आप लिख के ले लीजिए, 5 साल से 10 साल के बीच में अगर अभी नहीं रोका गया ये इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या, तो ये होगा। यही बातें बीजेपी उठाती है, जिसको लेकर ममता बनर्जी लगातार निशाना और बीजेपी से साधती है। पहले मैंने उठा दी अपनी फिल्म में, लास्ट ईयर हमने शूट की थी, तो उनने तो अभी उठाई है। लेकिन ममता बनर्जी को इसी बात से आपत्ति है, क्योंकि उनकी पुलिस गई और आपको रोकने की कोशिश की गई, लगातार आप प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब हमारे दर्शक, इसके पहले कि मैं कुछ और सवाल, क्योंकि आपकी फिल्म के अलग अलग जो कैरेक्टर हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विवेक जी, आपके बारे में एक चीज़ तो कहनी होगी कि बॉलीवुड में ऐसे बहुत कम फिल्में बनाने वाले चेहरे आपको नजर आएंगे जो इतना पढ़ाई करते हों, जो इतनी रिसर्च के बाद अपनी फिल्म तैयार करते हों, जिनको सारी चीज़ें मुँह जुबानी याद हों, जो दिल और दिमाग दोनों से काम करते हों। और मुझे लगता है बंगाल फाइल्स को बनाने में आपका दिल दिमाग दोनों में कई बार युद्ध भी हुआ होगा, पूरी आत्मा लग गई इस फिल्म को बनाने में। सब कुछ अभी ऑल इन है, पोकर में होता है ना ऑल इन, तो अभी हम लोग सब ऑल इन है। यानी इसलिए लगाई क्योंकि मेरे पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स थे, कलकत्ता में थे डायरेक्ट एक्शन डे में। और आपके पेरेंट्स थे उस समय, मतलब कलकत्ता में? हाँ, मेरी माँ 17 साल की शादी होके आई थी कलकत्ता, कानपुर से, और मेरे पिताजी वहाँ पे शिक्षक थे। तो और शादी के बस करीब 3 महीने बाद जेल चली गई और मेरे पिताजी भी गए, यही इसी डायरेक्ट एक्शन डे के वक्त में। तो मैंने इसके बारे में सुन भी रखा था, फिर भी जवान हो जाते हैं तो मेन नैरेटिव नहीं होता है तो भूल जाते हैं। पर मुझे यही लगा कि अभी हम लोग गए थे अमेरिका जब फिल्म दिखाने, तो हमारा जो कैमरामैन था वो कहता है पल्लवी से कि मैडम हम लोग बॉस्टन जाएंगे क्या? तो पल्लवी ने कहा नहीं, इस बार ट्रिप में नहीं जाएंगे। कहता मुझे देखना है। पल्लवी ने कहा क्यों? कहता मुझे बॉस्टन टी पार्टी के बारे में देखना है। बॉस्टन टी पार्टी वहाँ का जैसे हमारा नमक आंदोलन था, गांधी जी ने किया था, उस तरह का था, विद्रोह का। तो पल्लवी ने कहा
तुमको डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में नहीं पता है, लेकिन तुमको बॉस्टन टी पार्टी के बारे में पता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। हम जब तक अपना इतिहास नहीं समझेंगे कि कितना हमने सेक्रीफाइस किया है, कितना बलिदान, त्याग और तपस्या गई है एक जनरेशन्स की, एकमात्र सिविलाइजेशन, बड़े बड़े सिविलाइजेशन खत्म हो गए, हम जिंदा हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल राइट। उसके पीछे कितना त्याग, तपस्या गया है। आपकी माँ ने कितना आपको यहां तक लाने के लिए तपस्या और त्याग किया है। तो ये पूरी जो आवाज उठी, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं। ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बनाई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के नेफ्यू हैं, और इन्हीं ने बंगाल में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का मूवमेंट चालू किया, और जो स्वदेशी की जो वैल्यूज हैं, स्वदेशी मतलब भारतीय वैल्यूज को पेंटिंग में इंक्लूड किया। ये मां भारती की फोटो है। राइट। ये सरस्वती का दूसरा रूप है मां भारती, और यहीं से मां भारती की कल्पना हुई। पहली बार भारत माता को ह्यूमनाइज किया गया पेंटिंग में। ये जब मैं कलकत्ता में गंगा के घाट पे बैठा था तो मैं ये देख रहा था वहां से, और मैंने कहा कि हम भारत माता की जय, भारत माता की जय हमेशा बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के, और गर्व महसूस करते हैं। लेकिन कल को अगर मां भारती हमारे सामने आ जाए और वो हमसे पूछे बेटा तुमने मेरे लिए क्या किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? और वो मां भारती कैसी होगी? बूढ़ी होगी, कुछ दंडित भी होगी, खंडित भी होगी। उसकी पीड़ा क्या है, उसका दर्द क्या, उसकी व्यथा क्या। और यहां से ये फिल्म गंगोत्री बनी, और यहां से ये पूरी निकली। पल्लवी जो रोल कर रही है वो मां भारती का रोल कर रही है, लेकिन उनकी बहुत छोटी सी झलक है, जानबूझ के नहीं दिखाई, लेकिन इसलिए शानदार। मतलब इतने बुजुर्ग महिला का मैं देख रही हूँ कैरेक्टर, जानबूझ के कम रखा है फिल्म में। ऑब्जेक्शन नहीं किया था शुरू में कि इतने सारे कैरेक्टर, उनमें से आप मुझे कुछ चूज करो। वो घर की फिल्म है तो हमें सबसे बड़ा वाला क्या है उनका कैरेक्टर, क्या बताएंगे? वो मां भारती का रोल कर रही है। जो मां भारती ने जो सहन किया है, जो विभाजन मां भारती का हमने कर दिया, हमने मां भारती पे जो दाग लगाए हैं, उसके बाद भी वो जिंदा रही, मरी नहीं। ये एक लाइन में बता सकता हूँ। पल्लवी ने मना कर दिया था कि मैं, अरे किसी और को लो 80-90 ईयर्स, मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरी तो उम्र भी नहीं, मैं जानती ही नहीं हूँ बुढ़ा कैसे बनना है। पर उसने जब स्क्रिप्ट पढ़ी और यही डायलॉग कि मेरे पे क्या क्या सबने किया। आपने कुछ 2 लाइनें उनको भेजी थी, शायद वो कहीं और ये आप बताएंगे उसके बारे में, क्या थी वो 2 लाइनें? वो यही है, वो जो लड़का है उसको कहती है कि मुझ पे क्या क्या बीता है ना, वो एक लाइन बताती है, कितने अत्याचार हुए, टू कट इट शॉर्ट, लेकिन तुमने कहा था कि जिंदा रहना, देखो मैं जिंदा हूं, लेकिन अब मुझे डर लगता है। ये तब पल्लवी ने कहा, ओ माय गॉड, इसके अंदर तो भारत की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, ये मैं करूंगी। फिर उसने है अपने आप को, और इतना अच्छा किया। ऐसा रोल मेरे ख्याल से भारत में शायद ही किसी ने किया हो। इट्स आउटस्टैंडिंग। और जिस लड़की ने यंग मां भारती का रोल किया उसने भी बहुत अच्छा काम किया है, सिमरत कौर उसका नाम है यार। इस वक्त मैं देख रही हूँ मिथुन दा का क्या रोल है इस फिल्म में? मिथुन दा, अनुपम खेर जी भी आपके ठीक बगल में दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके इनके कैरेक्टर। मिथुन दा इसमें मिथुन दा ने जो रोल किया बहुत ही कठिन रोल है वो उस वी द पीपल ऑफ भारत की आवाज़ है वो, जिसकी आवाज़ कोई सुनना नहीं चाहता। तो उनकी ज़ुबान काट दी गई है और उनका पुरुषार्थ काट दिया गया है। ही इज़ अ यूनक नाउ, और वो एक भिखारी की तरह घूम रहे हैं। लेकिन जब वो बोलते हैं फिल्म के अंदर तो पूरे भारत की जो चेतना है वो उनने बोला है, टूटे टूटे शब्दों में, समझना भी मुश्किल है। पर मिठुन दा का रोल है ना, मैं अभी अमेरिका में था, पल्लवी और मिठुन दा का तो जब आते हैं सीन तो सिर्फ लोग रोते ही रहते हैं, आंसू ही बहते रहते हैं, इतना दर्दनाक उनने किया है। खेर साहब कर रहे हैं महात्मा गांधी का रोल, सौरभ दास कर रहा है गोपाल पाठा का रोल, गोपाल मुखर्जी जी जो जिनको हीरो मानते हैं बंगाल में लोग, देबू कर रहे हैं राजेंद्र लाल। अच्छा, अभी सिर्फ गोपाल मुखर्जी की बात हो रही है, कई लोगों ने नोआखली के जो हीरो थे वो थे राजेंद्र लाल रॉय चौधरी। कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि अरे, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ क्योंकि अब फिल्मी उस तरह से कहते हैं कि आरएसएस का क्या योगदान था, या हिंदू जो लोग थे जो कांग्रेस के साथ नहीं थे उन लोगों का क्या योगदान था। तो ये राजेंद्र लाल रॉय चौधरी जो थे हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। इसमें है सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स, उस वक्त की अमृत बाजार पत्रिका, पेपर बंद हो गया, हमारे पास है। उनने तो नोआखली में जब जेनोसाइड हुआ, गांधी जी ने बोला, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था, गांधी जी ने बोला हिंदूज क्विट नोआखली और बी प्रिपेयर टू डाई। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, तो कोई झूठ नहीं बोल सकता इसको। 7 महीने थे गांधी जी वहां।
तो जब ये गुलाम सरावर हुसैनी ने कहा कि मैं सारे हिंदुओं का सफाया कर दूंगा, तो जितने हिंदू थे उनको उन्होंने अपने घर में लाके रखा। 400 लोग, लास्ट काउंट उसका ये था। गांधी जी कहते थे सारे हिंदू जो हैं अपने समर्पण कर दें अपने बंदूकों का, कोई आप हथियार नहीं रखेंगे। ये लड़ गया बंदा राजेंद्र रॉय चौधरी। उसने कहा अगर मैं हथियार छोड़ दूंगा तो मेरी बेटियों की, बहुओं की, कौन उनसे हथियार हटवाओ तब तो मैं हटाऊं, आप उनसे तो बोल नहीं रहे हो, मुझसे बोल रहे हो। तो ये नहीं माने, तो विद्रोह हो गया। 2 रात और 2 दिन, किसी भी बंगाली से पूछ लीजिए आप, 2 रात 2 दिन अकेला वो आदमी लड़ता रहा गुलाम सरावर की मियार फौज। मियार फौज मतलब मियाँ लोगों की फौज, मियार फौज। उससे लड़ाई लड़ते रहे 2 दिन। आखिर में जब बंदूक वो बुलेट्स खत्म हो गई तो ये लोग नारियल के पेड़ से चढ़ के ऊपर जाके पीछे से वार करके उनको मारा और 400 लोगों का वहां पे कत्लेआम हो गया। इनका सर काट के स्टील की थाली में दिया गया और उनकी 2 बेटियों को एज सेक्स स्लेव गुलाम को प्रेजेंट किया गया। उनकी लाश का जो नीचे का धड़ था, गांधी जी वॉक करते हुए जब जा रहे थे एक दिन, तो स्वाम्प में, मतलब जो स्वाम्प होता है, गांधी जी के सामने उनकी लाश मिली। ये सत्य है। अब मुझे ये बताइए इस दर्द को क्यों ना दिखाया जाए। हम होलोकॉस्ट में गैस चेंबर्स की बात करते हैं कि एक गैस चेंबर है, आपने देखा होगा शिंडलर्स लिस्ट में, उसमें लड़के लड़कियों, आदमी औरतों, बच्चों को भर के ऊपर से गैस छोड़ी गई और उनको मारा गया। मैं आपको 2 किस्से बताता हूं। 400 लोग का मैंने आपको बताया, एक ही घर में मार डाला गया। केशुराम कॉटन मिल थी कलकत्ता में, तो जो उसके ओनर थे वो उड़िया थे, उड़िया। तो उन्होंने कहा हिंदुओं को बचाने के लिए, ये शहर से दूर थी, ये मिल काफी दूर थी। उन्होंने कहा सब लोग भाग के मेरी मिल में आ जाओ, यहां पे तो 600 से 1000 लोग रह सकते हैं। तो 400-500 लोग की जगह थी, भर के 1000 लोग कर दिए गए होंगे। ये हालत हो गई थी वहां पे कि छोटे बच्चे प्यास से मर रहे थे, यानी इतना डर था। तो पानी कैसे पिए? तो जो लोगों को गर्मी था, पसीना जो बह रहा था, वो चाट चाट के बच्चों ने अपनी प्यास बुझा रहे थे। आके ये मुस्लिम गार्ड के लोग, जो कि यूथ विंग है, उन्होंने आके उस फैक्ट्री को जला दिया। ये गैस चेंबर का दूसरा रूप है। बिल्कुल। 1945 से 47 के बीच में ये सारी घटनाएं हुई। होलोकॉस्ट, हिरोशिमा नागासाकी और डायरेक्ट एक्शन डे। पूरा वर्ल्ड जानता है होलोकॉस्ट और उनके बारे में, इसके बारे में नहीं जानता। इसलिए मैं ये फिल्म पहले अमेरिका लेके गया। वहाँ सारे कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, मीडिया, ज्यू लोग, वाइट लोग, ब्लैक लोग, स्पेनिश लोग फूट फूट के रोए हैं इस फिल्म के अंदर। एंड दे सेड कि वी डिडंट नो समथिंग लाइक दिस हैपेंड। ह्यूमैनिटी वाले लोग आए थे कई सारे शिकागो में हमारे देखने, उन्होंने कहा वी डिडंट नो। अब वो ऐसा कैंपेन कर रहे हैं, मुझे वहाँ बुलाया एम्स्टर्डम में, हाग में जहाँ ह्यूमैनिटेरियन सेंटर माना जाता है, उन्होंने बुलाया इस फिल्म को प्रेजेंट करने के लिए। आपने बताया कि इसके पहले हमने कश्मीर फाइल्स भी जब देखी थी तो हमने देखा था कि थिएटर से किस तरह से रोते हुए, बिलखते हुए लोग नजर आते थे, और ख़ास तौर से जो कश्मीर के लोग थे, क्योंकि अपने आंखों के सामने वो तमाम चीज़ें होते हुए वो देख रहे थे। अब कश्मीर फाइल्स को लेकर इतने सारे सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अब चूंकि तकरीबन 10 महीने बाकी हैं बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में, उसके ठीक पहले ये फिल्म आ रही है, और एक तरह का परसेप्शन है कि बीजेपी के लोग आपसे बड़े सहज रहते हैं। आपकी फिल्मों को मैंने देखा है कि बड़े जोर शोर से वो लोग प्रचारित करते हैं, तो क्या आपके ऊपर टैग नहीं लगेगा कि कितना बड़ा फिल्म मेकर जो सरकार के लिए क्या फिल्में बनाता है? इस तरह की भी बातें और आरोप आपके ऊपर लगते हैं। अब देखिए, टैग लगने के डर से सत्य नहीं बोला जाए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। यहाँ नहीं, कहीं कोई तो टैग लग ही जाएगा, राइट। अगर मैं एक बार बताइए कि कश्मीर के ऊपर इतनी फिल्में बनी, मिशन कश्मीर, रोज़ा, फना, फिजा, दुनिया भर की फिल्में बनी, वो सारी टेररिस्ट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाती थी कि भाई बेचारा कि ये हो गया बचपन में इसलिए टेररिस्ट बन गया, हैदर वगैरह ये सब जो फिल्में थी। तो उन पे तो किसी ने टैग नहीं लगाया कि ये टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट लोगों ने भारत में एक ऐसा सिस्टम बना रखा है। तो देखिए, हिंदू हिस्ट्री इस देश में दिखाई नहीं गई, लोग डरते थे, सहमे हुए थे। तो हिंदुओं की भी तो एक वॉइस है, और क्या गलत बात है? हिंदुओं का एकमात्र तो राष्ट्र है भारत, और कोई जगह नहीं। वहां पे अगर हम अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपना व्यथा, अपनी संघर्ष की कहानी नहीं बता पाएंगे तो कहां जाएंगे? हम सेक्युलर कंट्री है ना। अगर आपकी ओर से बार बार कहा जाएगा हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, मिठुन दा का एक डायलॉग, तो क्या हिंदू हृदय सम्राट फिल्मों की दुनिया के बनना चाहते हैं विवेक अग्निहोत्री? नहीं, हिंदू हृदय सम्राट नहीं बनना चाहता हूं मैं, हिंदू हिस्ट्री दिखाना चाहता हूं। पर सेकुलरिज्म के ऊपर मिठुन दा बड़ी एक अच्छी बात करते हैं, कहते हैं सच्चा सेकुलरिस्ट वो है जो बीफ भी खाता है और पोर्क भी खाता है।
ये क्या तुम बीफ खाते हो, पोर्क नहीं खाते, ये कौन सा सेकुलरिज्म है? ये सेकुलरिज्म नहीं। मिठुंदा बोलते हैं बहुत, कई बार हमारे यहाँ यूनिट में होते हैं ना मुस्लिम लड़के, तो उनको बोलते हैं, हंसते हैं सब लोग इस बात पे। ऐसा सेकुलर क्या? मेरी फिल्म का जो फर्स्ट एडी है, मतलब अगर मैं प्रेसिडेंट हूं तो वो प्रधानमंत्री है, ये फर्स्ट एडी सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है। वो तो मुस्लिम लड़का था, नमाजी मुस्लिम लड़का है। उसकी माँ को कश्मीर फाइल्स नहीं पसंद थी, तो मैंने कहा अपनी माँ को जाके स्क्रिप्ट पढ़ाओ पहले, वो ओके करें तब आओ। वो गया, उसने पढ़ाई, उसने कहा मम्मी ने बोला है कि ये फिल्म ज़रूर करो, उसने की मेरे साथ। ये सब नहीं होता है। लेकिन पर ये जो फिल्म है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये आपने समय ऐसा चुना ना, मेरे ख्याल से आपने इसकी अच्छा, तैयारी इसका भी 2021 में शुरू की थी इसको लेकर। 2020 मार्च 2020 जब हम कश्मीर कोरोना फाइल काल शूट करने चल जा रहा रहे थे था। और रुक गई शूटिंग, तो हम रिसर्च टीम हमारी बहुत अच्छी है, तो हमने काम चालू किया। पर इलेक्शन का बताता हूँ, भारत में कभी भी कोई फिल्म रिलीज करिए, कोई ना कोई इलेक्शन चलेगा। अब बंगाल की फिल्म है, बंगाल में इलेक्शन होने वाले 10 बिहार का है भाई, अभी तो इमीडिएटली तो बिहार के बारे में बोले, तमिलनाडु में भी इलेक्शन है, बंगाल। अच्छा, इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। हम तो 15 अगस्त को रिलीज करने वाले थे, पर बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थी तो हमने थोड़ा आगे कर दिया उसको। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जब तैयार हो गए, हमने इस फिल्म को रिलीज कर रहे हैं। और अगर एक फिल्म में इतनी ताकत है कि वो इलेक्शन को चेंज कर सकती है, तो मैं तो कह रहा हूं कि वो लोग जो चाहते हैं कि बीजेपी पावर में ना रहे, उन लोगों को तो हर इलेक्शन में फिल्म बना देनी चाहिए भाई। बना देते 2024 में। ये सब मूर्खता भरी बातें हैं कि इलेक्शन, कई लोग तो ये आपकी भी फिल्में बहुत जख्म छोड़ती है ना, ये बात। उदयपुर फाइल्स भी आई, उसमें भी फाइल्स लगा हुआ है, लेकिन वो हिट नहीं हो पाई। और इसी तरह से कई और फिल्में भी हमने देखी। साबरमती को लेकर भी बहुत अच्छे रिस्पांस की उम्मीद थी, लेकिन जितना आपकी कश्मीर फाइल्स को मिला, शायद उसको नहीं मिल पाया। देखिए, एक फर्क है, क्या है कि फाइल्स लगा देने से कोई फिल्म चलेगी, ये गलतफहमी है लोगों की। मैं बनाता हूँ कन्विक्शन से। कई लोग कहते हैं कितने साल लगे तुमको ये लिखने में, मैं कहता हूँ सारी जिंदगी। ये मेरे दिल के अंदर एक जख्म था हमेशा से। मैं सिर्फ अपनी माँ और बाप को, मेरा ये ट्रिब्यूट नहीं है, भारत के उन सारे माँ बाप लोगों को ट्रिब्यूट है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो सारी जिंदगी अपने बच्चों को वैल्यूज देने में निकाल देते हैं। एक माँ का सेक्रीफाइस इस देश का जिस दिन लोग समझ जाएंगे, उस दिन भारत माता को समझ जाएंगे। आप अपनी माँ की याद करिए, अपने लिए अच्छी साड़ी नहीं खरीदती, बिल्कुल, वो एक एक 2-2 रुपए बचाती है, एक एक लड्डू नहीं खाती है, दूसरों को देती है। आपको मैं बताऊं, देखिए मेरी आंखें गीली होने लगती हैं बोल के, मैं बोलना नहीं चाहता था। मैं जाता हूं, मुझे इतनी सारी माएं हिंदुस्तान में, अमेरिका आके मुझे 11 रुपए पकड़ा देती हैं, ऐसे बेटा यूं मुट्ठी में यूं दे देती हैं, 5 रुपए, कई कुछ छोटा चांदी का सिक्का दे देती हैं, कोई पेड़ा ले आती, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, हमारे दिल की बात बोली। वो दिल की बात क्या है? बात यह है कि एक बात, हिंदुओं का एकमात्र राष्ट्र है भारत, अगर उसकी अपने दर्द की बात कोई करना चाहता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो किसी मुसलमान से नफरत करता है। यह गलत फहमी है, यह बहुत सेकुलरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे को निगेट कर रहे हैं। अगर मैं वेजिटेरियन हूं, इसका मतलब यह नहीं मैं नॉन वेजिटेरियन लोगों से नफरत करता हूं। यह गलत फहमी है लोगों की। तो अगर मैं हिंदू हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो चूंकि मैं केपेबल नहीं हूं चित्रा जी, मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं मुस्लिम हिस्ट्री पे फिल्म बनाने का, क्योंकि मैं समझता नहीं हूं उनके नुआंसेस। मैं हिंदुओं की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस समझता हूं, और मैं हक समझता हूं कि मैं बनाऊंगा तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन बार बार आप ये भी तो कहते हैं कि हिंदुस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर अल्पसंख्यकों ने बहुसंख्यकों को डिक्टेट किया है समय समय और पर। वर्ल्ड की हिस्ट्री में कोई राष्ट्र नहीं है। वेस्ट में ऐसा माने, कम्युनिस्ट लोगों ने भारत में जहर घोल दिया लोगों के दिमाग में। वो कहते हैं, उनने सब ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर की कहानी जानते हैं। वो कहते हैं कि जो मेजॉरिटी में है वो ऑप्रेसर है, जो माइनॉरिटी में है वो ऑप्रेस्ड है। ये वेस्ट में तो सही है, क्योंकि व्हाइट लोग मेजॉरिटी में हैं और ब्लैक्स माइनॉरिटी में हैं। जर्मन नाजीज मेजॉरिटी में थे, ज्यूज माइनॉरिटी में थे। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहां पे हिंदुओं के ऊपर माइनॉरिटी ने प्रताड़ित किया है, माइनॉरिटी ने उन्हें गुलामी कराई है। डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड लिखा है कलकत्ता में। हमारी फिल्म में हमने ओरिजिनल लाया हूं मैं कलकत्ता, उसकी जंग अंग निकाल के पॉलिश करके यूज किया। क्या है वो? डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, वहां क्लब्स और रेस्टोरेंट्स के बाहर लिखा रहता था। उसमें भी डॉग्स ऊपर, इंडियंस नीचे। ये कॉलोनियल क्रिश्चियन लोगों ने किया, उसके पहले टर्की के लोगों ने किया, फिर मुगल लोगों ने किया, इस्लामिक उन लोगों ने। हम पे चंद इस्लामिक रूलर्स ने, चंद क्रिश्चियन रूलर्स ने हमारे ऊपर 1200 साल राज किया, हम गुलाम बना के रखा। यही कारण है कि भारत में आज आप जाइए, आम आदमी सबसे ज्यादा शब्द क्या यूज करता है? मालिक, बड़े साहब, माई बाप। हम जाएं तो जाएं कहां, हमारी कौन सुनेगा? झुके कंधे। लड़कियों को बोल दिया जाता है 13-14 साल की होती हैं, आप यूपी के, आप मेरी बात समझेंगी, कि कंधे झुका के चलो। ये पुरानी कॉन्शियसनेस चली आ रही है। कौन से राष्ट्र में हजारों, 100-100 हजारों औरतें
आग में कूद के अपनी जान की आहुति देती थी, किसके डर से? ये तो कोई नहीं पूछता है। जौहर को लेकर सब लोग बात करते हैं, सती प्रथा क्यों आई? इस देश में आप जाइए, खजुराहो कहीं भी जाइए, हमारे स्कल्पचर्स देखिए, कालिदास पढ़िए, हमारी औरतें सबसे ज्यादा निडर और खुल के रहने वाली थीं। कभी उन्हें कपड़ों की बंदिश नहीं थी। ये घूंघट कहां से आ गया, क्यों आ गया? किसी की नजर ना पड़े? तो ये कौन लोग थे? माइनॉरिटी थी। पर मैं ये कहता हूं कि भारत 10 करोड़ मुसलमान रहते थे भारत में, मुस्लिम लीग ने मांग करी पाकिस्तान की, 4.5 करोड़ यहीं रह गए। तो मैं थोड़ी कह रहा हूं कि वो, लेकिन जो यहां रहता है और कहता है मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मुझे उस आदमी से आपत्ति है। अब बहुत बड़ी आबादी है ऐसी इस देश और में। मुझे उससे आपत्ति है। और वो लोग इसलिए ये कह पाते हैं क्योंकि उनको बंगाल में जैसे सरकार एम्पावर करती है उन लोगों को। अमेरिका जाके तो नहीं बोल सकते कि हम हाथ रख के अमेरिका की एंथम नहीं गाएंगे। तो आपको तो गर्व होना चाहिए, आप इस कल्चर के पार्ट हैं। भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो कि ह्यूमनाइज करता है राष्ट्र को और उसको मां बोलता है, उसको एक सरस्वती देवी का रूप बोलता है। इसलिए बोलता है कि सरस्वती नदी के किनारे जिन ऋषियों ने बैठ के सारा नॉलेज क्रिएट किया वर्ल्ड का, वो लोग जो हैं सरस्वती माता ही मां भारती बनी। वो भारत माता नाम उनने रखा है। तो मैं, एक हिंदुओं की एक आवाज है कि भाई हम मां भारती बोलते हैं, आप क्यों नहीं बोलते हैं? तो ये जो दर्द और पीड़ा है कि हमें कैसे काटा गया, मारा गया, उसका आवाज बोलने वाला भी तो कोई होना चाहिए। मुझे कोई ग्लानि नहीं है हिंदू हिस्ट्री की फिल्में बनाने में। मैं कुछ नहीं डरता हूं किसी से भी। मैं बोल रहा हूं ये मेरी अपनी मां को ट्रिब्यूट है, भारत की हर मां को ट्रिब्यूट है, मां भारती को ये ट्रिब्यूट है। लेकिन बड़े पर्दे पर जब लोग इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे तो हजारों की तादाद में अगर हम पाएंगे कि लाशें बिछी हुई हैं, खून से लथपथ वहां पे चलते हुए लोग, ऊपर चील कौवे मंडराते हुए, तो वो चीजें तकलीफ तो देंगी ना। और उससे आपको नहीं लगता है कि मौजूदा वक्त में डिवाइड होंगी चीजें? नहीं, आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास अगर जाएं, आपको प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या मैरिटल प्रॉब्लम है, या कोई भी प्रॉब्लम है, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, सबसे पहले वो आपको कुरेद के उस जख्म को निकालता है। साइकेट्री में ये माना जाता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ ट्रॉमा इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग। हीलिंग तभी शुरू होती है जख्म को, कि जख्म है, पहले ये तो एक्नॉलेज करो। हम एक्नॉलेज नहीं, कोई जख्म नहीं है, तुम तो मेजॉरिटी में हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हें क्या दर्द है? भारत में तो मुस्लिम्स को मार्जिनलाइज किया जाता है, हिंदू तो मजे में रहता है। नहीं, भारत में गरीब आदमी को मार्जिनलाइज किया जाता है। हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं है। मेरी इंडस्ट्री में तो सारे दिग्गज मुस्लिम ही हैं। उनसे पूछिए कभी आपको किसी ने मार्जिनलाइज किया? लेकिन वो लोग भी गरीब आदमी को मार्जिनलाइज करते होंगे। तो ये झूठ है, इस झूठ को तोड़ना कोई तो तोड़ेगा, और कला नहीं तोड़ेगी तो कौन तोड़ेगा? किसने छिपाया? सच को बोलने से क्यों डरता रहा बॉलीवुड, अगर आपके शब्दों में जानने की कोशिश करूं तो? क्योंकि देखिए, दो चीजें हुई। क्या था कि कांग्रेस जो थी, दो ताकतें आई। कांग्रेस जो थी, वो नेहरू जी जो थे वो काफी ग्लोबल थे और सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी उस वक्त, क्योंकि हम नए आजाद देश थे। तो सब चाहते थे कि कैसे भारत करेंगे। तो नेहरू जी प्रभावित करना चाहते थे पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को कि मैं एक सेकुलरिस्ट हूँ, आई एम एंटी वॉर, क्योंकि जापान में बम गिरे थे, तो मैं एंटी वॉर हूँ और कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने भारत की एक रचना की, आइडिया ऑफ इंडिया उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म को मानता था, जो कि अगर तुम मेजॉरिटी में हो तो ऑप्रेसर हो, और अगर तुम माइनॉरिटी में हो तो ऑप्रेस्ड हो। दूसरी तरफ बंगाल में कम्युनिस्ट फोर्स आई बड़ी जोरों से, और कम्युनिस्ट फोर्स भी यही मानती थी, और कम्युनिस्ट लोग जो थे वो हिंदुओं का पॉइंट ऑफ व्यू दबाना चाहते थे, और बहुत लंबे समय तक उनका शासन भी रहा, क्योंकि उनका वोट बैंक बनता है इसी पॉलिटिक्स से कि भाई तुम देखो प्रताड़ित हो, तुम हमारे साथ जुड़ो। तो ये दो फोर्सेस ने कब्जा कर लिया। आइडिया ऑफ इंडिया जो कम्युनिस्ट का था वो भी गलत था, नेहरू जी का जो आइडिया ऑफ इंडिया था वो भी गलत था। आइडिया ऑफ इंडिया 1905 में बनाया था ग्रेट पेंटर टैगोर ने, वो है मां भारती का, ये है आइडिया ऑफ इंडिया। इसमें एक हाथ में फसल है, राइट, एक हाथ में उनके मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि हमारा ज्ञान है, नॉलेज सेंटर हुआ करता था इंडिया, एक में जो है ये स्पिरिचुअलिटी है जो भारत का वो है, और एक में बाकी। मतलब हम तभी फूल फल सकते हैं जब हम भारत की जमीन से निकली हुई नॉलेज को ही पकड़ के चलेंगे। ये मां भारती, मां सरस्वती की कल्पना की गई थी, जिसपे स्वदेशी आंदोलन लड़के हमने आजादी ली। आइडिया ऑफ इंडिया को बदला गया, यही भारत का प्रॉब्लम। लेकिन क्या आपकी फिल्म में महात्मा गांधी को कमजोर दिखाने की कोशिश की गई है?
क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स का आप जिक्र करते हैं अखबार में, उसमें लिखा भी था हिंदुओं को जब वो आगाह करते हैं कि आप चले जाएं इस हिस्से को छोड़कर, और भी कई जगहों पर उन्होंने महिलाओं से बोला कि सुसाइड, हिंदू महिलाएं सुसाइड कर लें। उन्होंने बोला अपनी जबान काट के या सांस रोक के सुसाइड कर लें। किसने बोला? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने बोला? जी जी जी। हिंदू महिलाओं को महात्मा गांधी ने बोला तुम लोगों को, तुम्हारा साहस यही है कि तुम सुसाइड कर लो, ठीक है, महात्मा गांधी ने बोला। उन्होंने कभी नहीं बोला कि तुम खड़े होकर लड़ो, कभी नहीं बोला। इसीलिए तो गोपाल मुखर्जी को दबा दिया गया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ गई। गोपाल मुखर्जी ने सारे हिंदुओं को यूनाइट किया और यूनाइट करके लड़ाई लड़ी, महिलाओं और बच्चों को बचाया। आप ये किस समय की बात कर रहे हैं? नोआखली में देश के बंटवारे के समय, जब महात्मा गांधी थे? बंटवारे के पहले 46 की बात, अक्टूबर 46 के आसपास की आप बात कर रहे हैं। 1946 की बात कर रहा हूं। तो मैं महात्मा गांधी महान आदमी थे। विश्व में बहुत कम ऐसे महान लोग पैदा हुए, लेकिन महात्मा गांधी ने 2 गलतियां की बहुत बड़ी। एक, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया, वो एक गलती थी जो आज हम उसका भुगत रहे हैं। जब हमने खिलाफत मूवमेंट को उन्हें सपोर्ट किया तो लोगों को ये लगा, मुस्लिम लोगों को, उन्होंने वहाँ पे किया था मोपला में, मालाबार में, तो उनको ये लगा कि मुस्लिम स्वराज की बात कर रहे हैं। और उसके बाद मोपला में हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। उसके बाद उसी खिलाफत मूवमेंट ने 2 नेशन थ्योरी निकाली, और फिर कलकत्ता में हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। भारत में मुस्लिम जेनोसाइड तो हुआ नहीं है, रिटेलिएशन हुआ है, रिटेलिएशन जरूर हुआ है। आपने गोधरा में ट्रेन जला दी तो उसका रिटेलिएशन गुजरात में हुआ, तो रिटेलिएशन होता है। पंजाब में हिंदुओं को मारा गया, काटा गया बहुत, तो फिर 1984 में यहां पे रिटेलिएट करके सिखों को मारा। कश्मीर में हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है। तो महात्मा गांधी महान आदमी थे, लेकिन जिस पीरियड में मेरी फिल्म बेस्ड है, उस पीरियड में महात्मा गांधी एक लाचार बूढ़े व्यक्ति थे। कांग्रेस भी उनकी नहीं सुनती थी। पार्टीशन भारत का होने का निश्चय 8 लोगों ने एक छोटी सी टेबल में बैठ के लिया था। गांधी जिन्ना ने साइन किया। महात्मा गांधी को उसके अगले दिन बताया गया। नेहरू जिन्ना ने साइन किया। नेहरू और जिन्ना ने साइन किया था। और गांधी जी को उसके गांधी जी को उस समय पता नहीं था, ने बताया ही नहीं, उन अगले दिन बताया। और आजादी के वक्त तो वो नोआखली में थे। जो हमने दिखाया है सर पीटने का, ये तो कृपलानी साहब ने लिखा है। लेकिन अब तक जो किताबों में हमने पढ़ा है कि महात्मा गांधी बहुत दुखी थे देश के बंटवारे से, और उसी समय वहां पर दंगे फैल गए थे, तो उसको रोकने के लिए महात्मा गांधी वहां पर पहुंच गए थे कि हिंदू मुसलमान दंगा बहुत ज्यादा। लेकिन आपकी फिल्म एक कड़वे पक्ष को देश के सामने रख रही है। रोक तो नहीं पाए। मेरा एक सवाल है, बहुत पहली बार देखिए मेरे दिमाग में अभी आया, मैं एक सवाल बोलता हूं, और ये शायद बिल्कुल एक्सक्लूसिव, मैं दुनिया में कभी नहीं बोला। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं भारत के नौजवानों से और भारत के लोगों से। अगर गांधी जी और नेहरू जी इतने महान नेता थे, करेक्ट, तो जिन्ना ने ऐलान किया हम युद्ध करेंगे, हम पाकिस्तान छीनेंगे, तो हम हार गए वो युद्ध, पाकिस्तान बन गया, महान नेता हार गए। और क्या कारण है कि इतने महान नेताओं के रहते हुए इतने सारे हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ? ये तो बताया जाता है कि गांधी जी नोआखली में जो थे, हिंदू मुस्लिम एकता करके उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर रोक तो नहीं पाए, विफल हो गए। तो अगर राजनीति एक प्रतिस्पर्धा है और अगर एक युद्ध का ऐलान किया गया था, उस युद्ध में तो इन महान नेताओं ने हमें हरवा दिया, तो ये कैसे महान हुए? गांधी जी महान व्यक्ति थे, पर गांधी जी एक विफल नेता थे। जवाहरलाल नेहरू एक ग्रेट थिंकर थे, ग्रेट फिलोसोफर थे। मैंने पढ़ी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन, अगर आप उसकी लैंग्वेज पढ़े, और एक महान फिलोसोफर थे। पर नेहरू जी एक फेल्ड नेता थे, इसमें कोई शक नहीं। चाइना में देखो हमको हराया, राइट। तो हर समय ड्रीम करते रहना अलग बात होती है, लेकिन सतह पर रह के लोगों को जोड़ के, अच्छा। और आज लेकिन जब आप गांधी को टारगेट करेंगे तो फिर एक वर्ग ऐसा है जो ये बोलेगा कि आप गांधी को फिर समझते नहीं हैं, क्योंकि गांधी का गांधीवाद, गांधी, उनका स्तर बहुत ऊंचा है। और आप ये कह रहे हैं कि गांधी जी एक व्यक्ति थे, महान भी होंगे, लेकिन उन्होंने सफलता नहीं हासिल की। गांधी जी महान व्यक्ति थे। मैंने अपनी जो कॉलेज की पढ़ाई की है सारी, वो गांधी जी के बारे में ही स्पीचेस देके जो पैसे कमाता था सेवाग्राम में, उसी से किया। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि गांधी जी हिंदू महिलाओं से कहते थे कि तुम सुसाइड, मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखिए गांधी जी ने खुद कहा है। गांधी जी ने खुद कहा है, हमारी फिल्म में दिखाया है हमने सारा। किसमें इसका जिक्र है? सारे न्यूज़पेपर्स में, कृपलानी की बुक में। आपको पता है गांधी जी जब नोआखली कर रहे थे जी, मैं आपको दिखा, गांधी जी जब नोआखली में वहां थे जेनोसाइड में, तो ये गुलाम सरवर हुसैनी ने ऐलान किया था। सुचेता कृपलानी जी की जो वाइफ थी जी, वो वहां पे गांधी जी के साथ काम कर रही थी। उन्होंने ऐलान किया कि जो सुचेता कृपलानी जी को पर रेप करेगा वो सच्चा गाजी है, और इनाम लगाया था कि अगर करोगे तो।
अखबारों में जिक्र है इसका? जी हाँ, सारा एक एक चीज का। मैं ये फिल्म, एक फ्रेम इस फिल्म में ऐसा नहीं है जो सही नहीं। मैं जाने के पहले आपको अभी दिखा के ही जाऊंगा, आपने पूछ लिया है तो। गांधी जी का मैं तो फोन में रख के घूमता हूँ। अभी अमेरिका में फिल्म देखी, किसी ने कहना कि गांधी जी ऐसा कैसे बोल सकते हैं, मैंने इमीडिएटली उनको सारे पेपर्स भेज दिए, सारे के सारे। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आपको दे दूंगा, आप स्क्रीन पे नहीं दिखा ठीक, सकते मैं हैं। वो दिखा दूंगी, लेकिन एक बार फिर से मैं वो जानना चाहूंगी, क्योंकि आज तक कभी इन बातों का सामना हम लोगों से हुआ नहीं। लेकिन आप ये बता रहे हैं कि उस दौर के अखबारों को अगर उठाकर देखेंगे तो इन तमाम बातों का जिक्र मिलेगा। आपने कोई ये पन्ना? देखिए, ये पढ़िए क्या लिखा है। ये ओरिजिनल पेपर है, लास्ट में क्या लिखा है, राइट लेफ्ट साइड में नीचे। ये अमृता बाजार का है, वुमेन मस्ट लर्न हाउ ये टू देखिए नीचे डाई, देखिए। गांधी जी एडवाइस। ये पूरा पेपर आपको अभी भेजता हूं, अपनी स्क्रीन में दिखाइएगा। और तमाम बुक्स ये 18 अक्टूबर 1946 का अमृता बाजार अखबार है। उसमें लिखा हुआ है कि वुमेन मस्ट लर्न हाउ टू डाई। गांधी जी ने एडवाइस किया उन्होंने था। बोला सीता, उन्होंने बोला, रियल स्टेटमेंट ये था कि लक्ष्मीबाई जैसी हर महिला नहीं हो सकती है। असली साहस हिंदू महिलाओं का ये होगा कि अपनी जबान काट के या सांस रोक के सुसाइड कर ले। मैंने दिखाया है फिल्म में, पर मैंने गांधी जी की महानता भी दिखाई नहीं, है। लेकिन अगर गांधी जी इस तरह की बातें करते हैं तो फिर आज के दौर में गांधी जी को हम सब जानते हैं, हम मानते भी हैं कि गांधी जी हमारे देश के सबसे महान व्यक्ति और हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो फिर वो परसेप्शन टूटेगा। तो क्या गलत बात है? क्या गलत बात है इसमें? परसेप्शन क्यों टूटेगा? गांधी की जो महानता है वो महानता है, और पर गांधी जी से गलतियां भी तो हो सकती हैं। कौन ऐसा लीडर है जिससे गलतियां नहीं हो सकती हैं? कौन ऐसा लीडर है? बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं, सबके परसेप्शन टूटते ही हैं आखिरकार। तो उसमें कोई गलत बात नहीं तो है। इसीलिए तो मैं कह रही हूं कि क्या आपने कमजोर दिखाने की कोशिश की है, या फिर जो नहीं, मैंने सच कोई है उसको एज इट इज आपने रख दिया है मैंने सामने? जो गांधी जी ने खुद बोला है अपने मुंह से, और जो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है, वर्ल्ड में कोई डिस्प्यूट में, वर्ल्ड के किसी भी हिस्टोरियन, गांधी जी के सबसे बड़े जो गांधी जी के एक्सपर्ट हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं इस बात को, जो फिल्म में दिखाया एक चीज को डिनाई करता। और गांधी जी को ये बात क्यों बोलनी पड़ी? क्योंकि गांधी जी सोचते थे इस तरह से, गांधी जी की सोच ऐसी थी। गांधी जी को यह लगता था कि मैं मुस्लिम लोग अगर मेरे साथ जुड़ जाएंगे, हो सकता है उन्हें लगता हो मुस्लिम जुड़ेंगे तो भारत का पार्टीशन नहीं होगा, पर इसलिए मैं कहता हूं गांधी जी समझ ही नहीं पाए कि क्या चल रहा है देश के भीतर। देखिए, इस्लाम में उम्मा माना जाता है, उसमें ये बाउंड्रीज नहीं मानी जाती हैं, तो वो एक अलग बात है। और मैंने जिन्ना और गांधी जी का पूरा संवाद जो रिकॉर्डेड है, जो उनके शब्द हैं, फिल्म में पूरा दिखाया है। 14 पन्ने का है वो। एक झलक उसकी ट्रेलर में भी है, जब जिन्ना कहता है कि हम सिर्फ उसको पूरी की पूरा मैंने सीन एज इट इज विदाउट चेंजिंग कॉमा एंड फुल स्टॉप दिखाया। गांधी जी के जो महानता है वो भी फिल्म में दिखाई है। मैंने कहीं नहीं कहा गांधी जी कमजोर थे, लेकिन गांधी जी, कांग्रेस ने उनकी बात सुननी बंद कर दी थी। गांधी जी खुद कहते थे कि अब कांग्रेस में मेरी कोई सुनता नहीं है। गांधी जी अलग थलग पड़ गए थे, उनको उठा के किनारे फेंक दिया गया था, जो नेहरू जी ने उनके मरने के बाद उनको अप्रोप्रिएट किया है। एक किस्सा फिल्म में हमने शूट किया था, सीन निकाल दिया, लंबी हो रही थी। नेहरू जी ने जब बिहार में जवाहरलाल नेहरू का सीन, जवाहरलाल नेहरू का सीन हमने पूरा ही निकाल दिया, अगर पार्ट 2 बना उसमें डालूंगा, शूट किया हुआ है। गांधी जी, नेहरू जी ने बिहार में जब दंगे हो रहे थे, उन्होंने बोला कि तो उन्हें बम गिराने की बात हुई थी। उन्होंने एंड उन्होंने बोला इफ बिफोर एनी हिंदू अटैक्स एनी मुस्लिम दे हैव टू किल मी। तो सिर्फ हिंदुओं से अपील की, मुस्लिम लोगों से नहीं करी। और इसको लेके कृपलानी ने बड़ा विरोध किया कि तुम बम नहीं गिरा सकते हो जवाहर, उन्होंने बोला, अपनी किताब में भी लिखा हुआ है। और गांधी जी से पूछा, गांधी जी चुप हो गए उस वक्त, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, बोले मेरा तो प्रार्थना का टाइम हो गया, उठ के चले गए। इस तरह से उन्होंने नेहरू जी के साथ पक्षपात किया, और नेहरू जी ने ही उनको किनारे छोड़ दिया। उनके मरने के बाद भारत आजाद हुआ था, नेहरू जी को यह लगा कि एक इतना ज्यादा अप्रोप्रिएशन गांधी जी का किया गया, जगह जगह मूर्तियां लगा दी गई। गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर, अनडाउटेडली, उसमें कोई शक नहीं है, पूरा विश्व उनको मानता है, मैं मानता हूं। गांधी जी की फिलॉसफी पढ़ो तो बहुत अच्छी है, स्वदेशी की फिलॉसफी इज आउटस्टैंडिंग, नमक आंदोलन आउटस्टैंडिंग, हरिजन में वो लिखते भी थे अपने बहुत अपने यंग जनरल की इंडिया बात हरिजन बिल्कुल, में बिल्कुल। आउटस्टैंडिंग। पर उनसे 2 गलतियां हो गई, उन्होंने खिलाफत का साथ दिया, और उनको आखिर तक समझ में नहीं आया कि जिन्ना क्या पॉलिटिक्स खेल रहा है, और आखिर तक वो जिन्ना के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते रहे। ये गलत हुआ, तो ही फेल्ड। देखिए, युद्ध था, युद्ध तो था, ऐलान हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे की, इसके बाद उसने ऐलान किया अब या तो डिवाइडेड इंडिया रहेगा या डिस्ट्रॉयड इंडिया, और डिस्ट्रॉय कर दिया इंडिया को। हमारे नेताओं ने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे, तो 2 पक्षों में लड़ाई हुई, हम हार गए। और कौन लीड कर रहा था उसको? गांधी और नेहरू।
तो दे आर फेल्ड लीडर्स। अब आखिरी के 2 सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। जवाहरलाल नेहरू को आपको क्यों निकालना पड़ा इस फिल्म से? क्या इसलिए क्योंकि एक तरफ बंगाल के ऊपर फिल्म है, ममता बनर्जी शुरू से ही इसके विरोध में है, और दूसरी तरफ कहीं कांग्रेस पार्टी भी ना खड़ी हो जाए अगर हम कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई है पंडित नेहरू के बारे में अगर हम दिखाने की कोशिश करते हैं तो? कई बातें थी। एक तो ये था कि मैं डर गए क्या विवेक? नहीं, मैं डरता तो मैं शूट क्यों करता, डर इससे पर वो सबसे डाइल्यूटेड बात है। उसका मेन रीज़न ये था कि मैं चाहता था मेरा फोकस जो है वो पूरा का पूरा हिंदू हिस्ट्री, हिंदू पेन पर है। मैं चाहता हूँ लोग हील हों। अभी करीब 4000 से ज़्यादा लोगों ने अमेरिका में देखा है, और एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जो कहे कि अरे ऐसा कोई नहीं। लोग जुड़ गए, लोगों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। बंगालियों ने देखा है, कई तो लेफ्टिस्ट बंगाली थे जो गुस्से में आए थे और उन्होंने मुझसे सवाल सोच के आए थे कि मुझे गाली देंगे और मुझसे सवाल करेंगे। जब निकल के गए तो मुझसे गले मिल के गए, कहने देखो विवेक, आई हेट यू, आई अपोज यू, बिल्कुल मैं अग्री नहीं करता हूँ, तुम मोदी को सपोर्ट करते हो, आई हेट यू, लेकिन ये तो मेरे दादाजी की कहानी है, तो इसमें मैं तुम्हें आई एम फॉरगिविंग। फिल्म बनाते समय कभी कई बार ऐसा हुआ कि इमोशनल हो गए हों, फिल्म करना आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता हो? देखिए, मैं पिछले करीब 7 साल से मैं दर्द के साथ जी रहा हूँ। मैंने पहले कश्मीरी लोगों का इंटरव्यू किए, फिर मैंने बंगाली लोगों के इंटरव्यू किए, बुढ़े बुढ़े लोग। मुझे इतना दुख होता है देख के कि कितनी गरीबी में वो लोग रह रहे हैं। तो मैंने 7 साल तक सिर्फ काले ही कपड़े पहने। मैं पहली बार देखी, अभी मैंने थोड़ा चेंज किया। मेरे बच्चे और बीवी बहुत, हालांकि टी शर्ट अभी भी आपकी काली है। हाँ, टी शर्ट तो नेवर अगेन, हाँ, मैं आपके लिए भी लाया हूँ, आपको दूंगा। नेवर अगेन टू जेनोसाइड, नेवर अगेन टू पार्टीशन, नेवर अगेन टू डिवीजन ऑफ एनीबडी, नेवर अगेन बैनिंग ऑफ एनी ट्रेलर। इसलिए मैंने ये एज अ प्रोटेस्ट इसको पहन रखा है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, इतने लोगों ने ये फिल्म देखी है, सब ये कहते हैं कि हमारी हीलिंग यहाँ से चालू होती है। ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। ये वी द पीपल ऑफ भारत की आवाज़ है, और इस आवाज़ को जो भी रोकने की कोशिश करेगा वो इतना बड़ा पाप करेगा, इतना बड़ा गुनाह करेगा, मुझे नहीं लगता है उसको ईश्वर कभी माफ़ करेगा। और ख़ास तौर पे कोई बंगाली तो इसे बैन करने की सोच ही नहीं सकता अगर वो मुस्लिम लीग का सीक्रेट एजेंट नहीं है। तो ये फिल्म बैन नहीं होनी चाहिए। ये फिल्म देखनी चाहिए लोगों को, हर व्यक्ति को, बच्चों को, यंग लोगों को। अमेरिका में सबने कसम खाई कि हम 10-10 यंग लोगों को दिखाएंगे जो शुरू में। सैयारा जैसी फिल्म जब आ रही हो उस समय आप उनको द बंगाल फाइल्स दिखाएंगे, आपको नहीं लग रहा है कि नहीं, मैं नहीं मानता। जेनजी को लेकर आप खास तौर से अपनी बातें कह रहे हैं, आपने लोगों को दिखाई भी है अमेरिका में बुलाकर। बॉलीवुड वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। बॉलीवुड ये मानता है कि जो यंग लोग हैं भारत के वो डम है, इसलिए तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी फिल्म बना देते हैं। तो भारत का यंग कितना, भाई किस यंग की बात कर रहे हो? ब्रीच कैंडी और साउथ दिल्ली का यंग ही नहीं है वो। यंग आपके गोरखपुर, कानपुर, झांसी, विशाखापट्टनम, भुसावल ऐसे शहरों में स्ट्रगल करता है। वो इतना इंटेलिजेंट है, अंग्रेजी नहीं बोलता, अच्छे कपड़े नहीं पहनता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसमें अकल नहीं है। उसने ताशकंद फाइल्स जैसी कॉम्प्लेक्स फिल्म देखी और 70-80% तो यंग लोगों ने देखी। हम गए न्यू जर्सी से, हमने स्क्रीनिंग चालू की अमेरिका में। 2-4 रटगर्स यूनिवर्सिटी के बच्चे आए, बस 10 बच्चे आए थे। उन्होंने आगे फैलाया उसको, और आखिर में तो ये हो गया था 14 साल, वहाँ देख सकते हैं एडल्ट फिल्म, 14 साल के बच्चे, 14 साल से लेकर 25 साल के लड़के लड़कियां भर भर के आते थे। हमने तो कितने वीडियोस डाले उनके, हम चाहें तो अगले 6 महीने डाल सकते हैं। दे जस्ट सेड, आंखें उन्होंने बोला ह्यूमैनिटी के ऊपर इससे अच्छी फिल्म उन्होंने नहीं देखी है। देयर रिस्पेक्ट फॉर देयर पेरेंट्स, फॉर इंडिया इंक्रीज्ड। उन्होंने भारत पे गर्व करना पहली बार चालू किया कि जिस देश ने इतना सैक्रिफाइस किया है उस देश को खड़े होकर अब हमको आत्मनिर्भर बनाना है, इस देश को मजबूत बनाना है। ये भारत की अखंडता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। चित्रा जी, आप फिल्म देखेंगी, आप मुझे लिख के भेजेंगी। ठीक है, 5 सितंबर को ये फिल्म रिलीज होने जा रही है, और जैसा कि खुद आप बता रहे हैं, उम्मीद यही कि फिल्म लोगों को पसंद आए। हालांकि इसको लेकर अभी से विवाद हैं, लेकिन कुछ ऐसे कड़वे सच इतिहास के जरूर होते हैं जिसका सामना हमें करना चाहिए, चाहे किताबों को पलटकर या फिर फिल्मों को देखकर। लेकिन आगे अब पश्चिम बंगाल का रिएक्शन, क्योंकि इस फिल्म का केंद्र वही है, तो वहां का रिएक्शन कैसा रहता है? ममता बनर्जी क्या इस फिल्म को देखेंगी या फिर उनकी सरकार का रुख कैसा रहता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आप स्टूडियो में आए, इतनी लंबी चौड़ी हमने बातचीत की, बहुत सारी कड़वी हकीकत से हमारा सामना हुआ। अब आगे आपकी फिल्म की सफलता क्या रहेगी और इसके जरिए मैसेज कितनी दूर तक जाएगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और आप वाकई में बहुत एक प्रतिभाशाली जर्नलिस्ट हैं, अच्छा काम करिए। और मैं आपके लिए ऐसी एक टी शर्ट गिफ्ट लाया हूँ, यहाँ तो नहीं पहन सकती, मैं आपको देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, मैं जरूर लूंगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।